बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबी दंगल इस कदर ठंडा क्यों है, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। नून लीग की बात करें तो ड्राइंग रूम की सियासत में वो मसरूफ हमें नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता हम कह सकते हैं कि खुले मैदान की सियासत कर रही है। और फिर बचती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया और शिकवों से भरा हुआ एक खत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी लिख दिया। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, अब उसकी हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बात होगी स्मोक के हवाले से, जो लाहौरियों के लिए एक रोग बन चुका है। जो बाबू हैं उनका सारा नजला आखिर सिर्फ चिंची रिक्शों के ऊपर ही क्यों गिरता है, इसकी डिटेल भी हमारे पास है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और किस तरह से अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं सड़कों के अंदर मामलात को बेहतर करने के लिए, आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, शायद कोई एक ढेला भी बाकी नहीं बचा। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, बलूचिस्तान आज बड़ा एक्टिव रहा पॉलिटिकली, और बलूचिस्तान के ऊपर बात करने से पहले आपकी इजाज़त से मैं ज़रा लोगों को भी बताना चाहूँगी कि आज सियासी दंगल के अंदर जो है वो बैतबाजी का रंग बड़ा नज़र आया हमें। ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। बस ये जो डिनाई तो वो कर रहे थे कि टेंशन नहीं है। एक तो खैर मैं समझता हूँ अच्छा पब्लिक रिलेशनिंग का एक अच्छा गिमिक भी है कि थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है, ज़रा कॉमेडी भी हो जाती है। मगर ये है कि वो नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे में थोड़ी सी एक तनाव चल रहा है। ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो नहीं है, तो उसके अंदर दोनों क्लियरली वालिद साहब भी उन्होंने आज फिर जो है प्रोटेस्ट बिलावल साहब ने भी किया अपना कि जनाब ये आप इसको खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये पीरों पे आप क्यों अटके थे? मैं पीरूं, मुझे डर था कि बिलावल साहब की जो है ना उर्दू अभी कमजोर है, रटा लगाया हुआ है, तो वो है, तो वो मुझे डर था कि पैरों ना कह दे। तो खिर्द भी बड़ी मुश्किल से याद करवाया गया था। तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये वो बार बार वो जो कह रहे हैं एक्सपीरियंस का, और उसके बावजूद उन्होंने तकरीर में भी ख़ास तौर पे ये कहा कि इनको जो है अभी तरबियत इनकी जो है अभी तरबियत करके मुस्तकबिल का लीडर बनाऊंगा। अभी इनको और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये रिपीट भी किया जा रहा है। अब मेरा ख्याल है ये रिपीट करना थोड़ी सी बिलावल के साथ ज्यादती है बार बार। वैसे ही जो है आप देखिए 35 साल की उम्र है। और मुझे याद है कि एक दफ़ा आसिफ ज़रदारी साहब से काफ़ी पुरानी बात है, शायद बेनज़ीर की शहादत पे हम लड़काना अफसोस करने गए थे, तो बिलावल के मुतल्लिक बात हो रही थी कि इनको चेयरमैन बना दिया गया था क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत थी कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी। वहाँ पे बड़े बड़े कदावर लोग थे बेनज़ीर के इर्द गिर्द, और उनकी शहादत से पहले वर्चुअली आसिफ ज़रदारी साहब को वो रिटायर कर चुकी हुई थी, साइड लाइन कर दिया हुआ था, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया था। उनको न्यूयॉर्क में अपने वो एक फ्लैट में रहते थे, उन्होंने 2-3 वहाँ पे पेट्स पाले हुए थे, 3-4 नौकर थे, और वो वही खुश रहते थे, और ये ओपनली कन्वे कर दिया गया था। ये बीबी इस पे हमें मतलब प्राइवेट मुलाकातों में भी कही थी कि बस वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो उसके बाद ये जब इनकी दोबारा एंट्री हुई तो उस वक्त बिलावल की ज़रूरत थी। तो हमने, मुझे याद पड़ता है कि हम अफसोस के लिए सहाफ़ियों का एक जत्था ही समझ लगे थे कि उसके अंदर मैं था, मसूद हैदर थे, नुसरत जावेद थे, ज़ियाउद्दीन मरहूम थे, शाहीन सहबाई थे। तो हम सारे इकट्ठे ही लाड़काना अफसोस करने के लिए गए थे। तो बिलावल के मुतल्लिक मुझे याद है हमने कहा बड़ी चेयरमैन के लिए बड़े नौजवान हैं, तो उन्होंने कहा ये बेनज़ीर का बेटा है और भुट्टो का नवासा है, इसके खून में सियासत है, इसको किसी ट्रेनिंग या तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। ये आज से आप देख लें 15 साल पुरानी बात है, 2007 में उनकी शहादत हुई। और ये जब की बात है कि आज से 15 साल पहले, उस वक्त इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त इसको तरबियत की ज़रूरत नहीं थी, उसके खून में सियासत थी। अब 15 साल बाद इनकी ट्रेनिंग, अब जो 5 साल उन्होंने असम्बली में भी गुजारे और उसके बाद मीटिंग्स भी की, कमेटियों में भी बैठे, वज़ीर खारजा रहे,
तो उसके बाद बार बार इस चीज़ को दोहराना कि उनकी मैं तरबियत करूँगा, तो क्लियरली एक मैसेज है दिया जा रहा है, बाकियों को भी, शायद बिलावल को नहीं, पार्टी को भी दिया जा रहा है। क्योंकि और मीनिंगफुल बात इसके अंदर ये थी कि उन्होंने आज जो अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा बिलावल और आसफा जालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। पहले वो आसफा का बराबरी पे जिक्र नहीं करते, मतलब हमें कोई अच्छी बात है, आसफा बड़ी ब्राइट है, बड़ी अच्छी तकरीर करती हैं वो भी, मगर यहाँ पे एक लगता है कि उनकी ज़्यादा लाडली जो है ना वो आसफा हैं, और वो कह भी चुके हैं, पर आसफा से उनको फरमा बरदारी की ज़्यादा खुशबू आती है। उनका एक वो रवैया है कि मैं हूँ, एक बहरहाल एक फ्यूडल सोच तो है कि मेरे होते बस मेरी ही चलेगी। और बिलावल शायद जो इतलाएं हैं कि हेयर एंड देयर वो अपनी प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मर्जी भी करते हैं, अपना दिमाग भी लड़ाना शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए वो 4P की तरफ रुझान है वो चाली। बाकी 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस आज की तकरीर में। पहले तो ये है कि ये इनका बड़ा मुनासिब जलसा था यूब स्टेडियम के अंदर। याद रहे कि कोयटा में चूँकि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की इतनी ज़्यादा कभी दाइयों से वो नहीं रह गई, तो ये बड़ा मुनासिब जलसा था। और इन्होंने जो पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार भी रहा है कि सहाफ़ियों से भी आसिफजारी साहब बिलावल मिले, लोगों से भी मिले, वर्कर से भी मिले। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लोज डोर में रखा, ड्राइंग रूम की हद तक रहे, बस बाप की लोगों की मीटिंगें और ये सिर्फ मेक एंड ब्रेक, गिव एंड टेक, और इसी उसमें रहा। यहाँ तक कि सहाफ़ियों तक को नहीं मिले, बल्कि वो सहाफ़ी सारों को निकाल दिया गया, वो बेचारे बड़े नाराज़ थे। और वो आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल मीनारे पाकिस्तान के एक जलसे के बाद से नून लीग बिल्कुल जो कुछ भी कर रही है क्लोज डोर में कर रही है, और नवाज शरीफ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे साफ़ियों से। एक किसी का जवाब नहीं दिया, ज़्यादा बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा जुमला अदालत में वो बयान कर देते हैं, मगर कोई सवाल जवाब बिल्कुल किसी किस्म के इनकरेज नहीं की जा रहे। तो इसके अंदर कम अज़ कम था कि इन्होंने एक अवामी जलसा था। और उसके बाद मगर उसके अंदर 2-3 मीनिंगफुल बात थी कि आसिफजारी साहब ने अपनी तकरीर में कि जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं, ये एक बड़ा मीनिंगफुल था। फिर हमें इन कुव्वतों का डर नहीं, अपनी अवाम पर उम्मीद है। तो ये जो अभी तक एक फ़र्क नज़र आ रहा था कि बिलावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड होने ना होने की बात कर रहे थे, और जरदारी साहब नज़र आ रहा था वो बड़ी मुफाहमत की तरफ गामजन है। तो आज जरदारी साहब भी थोड़ा सा बिलावल की पिच पे गए हैं, लेकिन अब बिलावल की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नहीं मिल रहा आमिर साहब, जब से वो पब्लिक के अंदर आए हैं। नहीं, मगर ये अब वाले साहब की तरफ से आ गया ना। अब ये जो कहना ये जो एस्टेब्लिशमेंट को ही कह रहे हैं ना कि जो आगे ले जाना चाहते हैं कौम को, उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। तो वो गिले शिकवे अब आसिफजारी साहब की तरफ से भी आज शुरू हो गए हैं। दूसरा, बिलावल का ये मैं समझता हूँ कि ये जो स्टांस लेते हैं ना, ये मार्केट में ये मसाला बिकने वाला नहीं है। कि ये आज भी उन्होंने कहा कि जनाब ये मुल्क भर में महंगाई लीग, अब ये सारा जो 16 महीने की गवर्नमेंट का जो महंगाई का खाता सिर्फ नून लीग पे डाल देना, ये डजंट मेक सेंस। लेकिन आमिर साहब बयानिया भी तो लेके जाना है ना पब्लिक में, बयानिया लेके तो जाना है, और ये कह देना कि आप हमारी वजारतों का हमारे से हिसाब लें, और वो बहरहाल कैबिनेट की मीटिंग में बैठे रहे हैं, और वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तमाम एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। सो तमाम कोलिशन पार्टनर जो उस गवर्नमेंट में थे वो तमाम ही उसके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो हैं उसकी बुराइयों के, क्योंकि अच्छाइयाँ तो कोई ज़्यादा 16 महीने में मिली नहीं है, सो बुराइयों के जिम्मेदार हैं। तो उसके अंदर जो ये नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी वाले और बिलावल साहब कि नहीं जी ये महंगाई जो है वो नून लीग के खाते में डाल दी जाए, वो जिम्मेदारी है, क्योंकि महंगाई है किस वक्त सबसे बड़ी जाना तो नून लीग का था ना, ये तो पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड है। नहीं, वो जाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी, प्राइम मिनिस्टर उनके पास था, ज़्यादा उनका बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग के रोल में। मगर कैबिनेट में आप बैठे होते हैं, आपका या तो आपका ना पब्लिकली आता कि आपको उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ है, सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी हमारी मजबूरी थी, कोलिशन पार्टनर में करता है। ओ भाई आपकी क्या मजबूरी थी? आप जानते बूझ के गवर्नमेंट में बने, किसी ने आपको गन पॉइंट पे नहीं किया था, उसके बाद आप उसके अंदर शामिल रहे। आपने कभी 16 महीने
में एक दफ़ा भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिस पे आपने रिकॉर्ड पे लेके आए हो कि आपको उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ है, आपको उनकी इकनॉमिक पॉलिसी पे एतराज़ है। या इवन बजट स्पीच के अंदर ये कह रहे थे कि जनाब ये हमारी गवर्नमेंट का बजट ख़राब है और हम इनसे नहीं है मगर मजबूरी में बैठे हुए हैं। तो मजबूरी नहीं होती है, चॉइसेस होती हैं। आप पीपल्स पार्टी के बगैर ये गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी। लेकिन मैं कतई कलामी की माफी आमिर साहब, आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर फैसल करीम कुंडी साहब आए थे, जब उनके सामने भी आपने ये सवाल रखा था तो उन्होंने आपसे भी ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जब सारे बाकी के इत्तेहादी नून लीग की तरफ खड़े हैं तो हमारे शामिल होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो जो उन्होंने कानून साजी करनी थी या जो उन्होंने फैसले करने थे वो तो हो जाने थे, इसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई रोल नहीं था। नहीं, यही एग्जैक्टली मैं कहता हूँ कि इसमें इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, जो भी कोलिशन पार्टनर्स होते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है। ये कहना कि वो पास होने थे नहीं होने थे, बिल्कुल जो है आप या आप हाँ करते हैं या ना करते हैं, या ऑब्जेक्ट करते हैं या अप्रूव करते हैं। तो इन्होंने जो कानून पास किए यहाँ तो वो ये भी नज़र आ जाता ना, वो भी उसके बावजूद इनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो बिल पास होते हैं गवर्नमेंट कैसा है, आप गवर्नमेंट से अलहदा हो जाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब मुझे इनसे इख्तलाफ है, आप अलहदा हो जाए, जो भी उसकी कॉस्ट है। अब ये कहना कि हमने गवर्नमेंट के मज़े भी लेने हैं, गवर्नमेंट में भी रहना है और साथ में जो है ना उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ये आर्गूमेंट बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। और ये ठीक है लोग हैं पाकिस्तान में अवाम, मगर इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल तुक। चलिए बलूचिस्तान की मज़ीद सूरत हाल पर भी बात करते हैं। इसको मैं वेलकम करूंगी सीनियर तज्जियाकार बलूचिस्तान से शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी शहजादा जुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। पहले आप ज़रा हमें ओवरऑल जो ये पीपल्स पार्टी का कट था उसके मुतालिक मैं चाहूँगा अपने एक ओवरव्यू दें, कैसे देखते हैं उसे? देखिए शो तो बड़ा अच्छा था। मेरे ख्याल में मेरे नजर से गाड़ी साहब और उनकी जितनी टीम थी उन्होंने ये सोचा कि मुस्लिम लीग नवाज बहुत से इलेक्टेबल्स को खींच के ले गई, तो हमने उनके जो रिएक्शन आ रहा था उससे लग रहा था कि शायद वो हिम्मत हार गए। फिर मेरे ख्याल में शायद एक वो आया कि हमने हिम्मत हारना नहीं है, हमने जाना है। जो बचे कुचे जो भी इलेक्टेबल्स हैं, नुमाइंदीन हैं, उनके साथ मिलके एक जलसा योम तासीस और थोड़ा हल्ला गुल्ला और इलेक्शन कैंपेन, ये दिखाना है कि हम भी वजूद रखते हैं। और बलूचिस्तान के लोग भी लोग थे, लेकिन सिंध से भी बहुत लाए गए लोग थे, बसेज, और उसमें वो चेहरे जो सिंध के लोग थे, शायद हर एमपीए और एमएनए के जो फॉर्मर एमपीए और एमएनए उनके जिम्मे लगाया गया था, आपने तो गाड़ियां लानी है और उनको लाकर आपने जो है यहाँ जलसे में शिरकत करवाना है। तो एक इस लिहाज से एक शो हौसला अफजाई इससे वो था कि कम अज कम सियासत की वो गहमा गहमी, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। अब तक जो जलसे में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि कौन कौन शामिल हो रहा है। मुमकिन है कि कल वो मौजूद हैं कायदीन, शायद वो कल कोई इसको अलग से एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि दूसरे ने अनाउंस कर दिया था मगर वो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि कुछ लोग कल शायद करें, या फिर एक दोबारा से एक वो इस तरह से एक मोमेंटम बनाएं कि जिसमें तमाम माहिदीन इलेक्टेबल्स जितने लोग हैं, कुदुस बिजेंजो पहले जो लेटर लिख चुके हैं, रिग्रेट कर चुके हैं जरदारी साहब को कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपसे कमिट किया था लेकिन अब मैं आपके पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। शायद उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून काफी ऐसे लोग चले गए हैं, अब मेरे लिए गुंजाइश नहीं है या मेरे लिए मैं फिट इन हो नहीं सकता, तो उन्होंने इस तरफ वो किया। तो ये एक वो था। और एक खास बात जो बिलावल भुट्टो ने एक टॉन्ट भी किया और मुस्लिम लीग नून को के बलूचिस्तान के लोगों को मुखातिब करके कि आप 18 अमेंडमेंट के तहत छोटे सूबों को काफी इख्तियारात दिए गए थे और ये आपके यानी बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उनको वो इख्तियार देना चाहते हैं। बलूचिस्तान इस्लामाबाद में ये रोल बैक करना चाहते हैं और उसको वो एक क्या कहना चाहिए कि बाबुओं के हाथ में देना चाहते हैं ताकि आपको डिप्राइव करना चाहते हैं। ये उन्होंने टॉन्ट किया जो माने खेज था। जी जुल्फ़िकार, पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ पे एक तो बड़ी आसानी है कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में उनकी 0 सीट थी, जो मुझे याद पड़ता है एक भी MPA नहीं था और एक भी MNA नहीं था। तो जब 0 से ले रहे हों तो कुछ इलेक्टेबल्स तो नज़र आते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो ज़ाहिर नवाब जराबान हैं, वो खुद एक ना सिर्फ इलेक्टेबल भी हैं, दूसरा उनका एक असर रसूख, बल्कि मेरा ख्याल है कद्दूस बजिंजो भी चाहे चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे हों, मगर उनसे सनाउल्लाह ज़हरी का वज़न ज़्यादा है। फिर ये बाकी भी जो नाम आ रहे हैं इलेक्टेबल्स ही हैं, सरफराज डोमकी साहब का, नसीब मरी साहब का, नसीबुल्लाह मरी, समीना बीबी, उसके बाद शकील साहब, अलाउद्दीन काकड़, बाबर रजक, मीना मजीद और याकूब संजो का भी नाम आ रहा है कि ये लोग, कुछ लोग ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ इलेक्टेबल्स हैं मगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इलेक्टेबल्स मेरे अपने जाती ख्याल में इलेक्टेबल्स जो थे वाकई इलेक्टेबल्स हैं, वो तो वो ले गए हैं मियां नवाज शरीफ। अब रह गए कुछ लोग। अब उसमें जरूर बुलेदी है। जरूर बुलेदी का सारा बेस था उनके ससुर असलम बुलेदी। असलम बुलेदी जो हैं वो जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपनी सीट ना, वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई असर है, वो अपनी सीट ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ले जाएंगे। अलबत्ता आपके अजहर रिंद हैं, रऊफ रिंद हैं, कुछ थोड़ा बहुत वो कोई असर अपना दिखा सकें, और मुझे नजर नहीं आता कि उनका क्या वो होगा। मलिक शाह एक बहुत मशहूर हैं, जो अफगानिस्तान के बड़े एक बिजनेसमैन है। मैं इन्वर्टेड कामा में कह सकता हूँ कि बिजनेसमैन है, और पाकिस्तान में भी यहाँ के बिजनेसमैन है। वो उन्होंने बड़ा पैसा लगा है, और वो अपने उन इलेक्टिव कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स को लेके आए। मुझे नहीं लगता अभी मीना मजीद है, मीना मजीद बेचारी जो है वो क्या कहीं पर खड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं। वो खवातीन के कोटे वाले ये लोग है ना। यस 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 यस, आप बिल्कुल मुझसे ज्यादा आप भी जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में। मीना मजीद तो इस उसमें है कि नून लीग में वो जा रही थी, तो उन्होंने जब देखा कि नून लीग में शायद उनके लिए गुंजाइश, पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ, शायद मकरान के कोटे पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं नाजरीन के लिए ये बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे ये कि हर हल्के के अंदर 1-2 धड़े होते हैं। जब एक धड़ा एक तरफ चला जाता है तो दूसरे की मजबूरी होता है कि उसको भी किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी में जाना होता है। तो ये चलता रहता है, मगर ज़्यादातर जो फ़ायदा होता है जिधर हवाओं का रुख होता है, लोग भी उस तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी सियासी नज़रियाती सियासत बहुत कम रह गई है। तो इसलिए इलेक्टेबल्स मैटर करते हैं। ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ शहजादा साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहा ना कि आप तो काफी दौरे करते हैं, आपने क्रॉस बलूचिस्तान देखा है, उसकी सियासत को समझते हैं। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें देखना ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उस ग्रुप को क्या हैसियत मिलती है। अगर तो नून लीग के हिस्से में वो ग्रुप आ गया जो वाकई मैटर करता है तो वो विनर है, और अगर पीपल्स पार्टी के पास दूसरा ग्रुप आ गया है जो मैटर नहीं करता है तो फिर वो तो लूजर है। तो ओवरऑल मैं ये समझा कि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश है पीपल्स पार्टी के कि हम बलूचिस्तान में मैटर करते हैं, और शायद आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में वो ये कोशिश करें कि हम को मैटर करते हैं, और कुछ लोगों को अगर वो इलेक्ट कराने में कामयाब होते हैं तो शायद वो सेकंड पार्टनर के तौर पर आ जाएं, थर्ड पार्टनर के तौर पर आ जाएं। और ज्यादा ये है कि वैसे हम समझते हैं कि हवा का रुख शायद बलूचिस्तान इस तमाम बार्गेनिंग में जो तल्ख एक उनका लहजा है एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, मुमकिन है कि उनको ये एक दर्जा दे दिया जाए कि चलें आप बलूचिस्तान हुकूमत हम आपको दे देते हैं, आपको एक बार्गेनिंग और एक कंप्रोमाइज के सिलसिले में कि आप सेंटर में आप वो काम करेंगे और एक बहुत अच्छे तरीके से आप उस कोलिशन में शामिल होंगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बलूचिस्तान हम आपको दे देते हैं। ये मेरा एक गुमान है, एक ख्याल है, एक गुमान है। आपका ये गुमान बड़ा मुनासिब है और ये समझ भी आती है,
बलूचिस्तान में तकरीबन तमाम ही जो बड़े ग्रुप हैं वो वन वे और अनदर सेटल हो चुके हुए हैं कि नवाब अफसराबान रईसानी का भी पता लग गया कि वो किधर जा रहे हैं। वो भी उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं, जो मुझे आखिरी याद पड़ता है कि उन्होंने कहा जी हम सोचेंगे देखेंगे, आपकी तरफ हम हमदर्दी रखते हैं, मगर लश्कर रईसानी साहब का जो मुझे बयान याद है उन्होंने ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट नहीं की थी। और जहरी साहब ज़ाहिर है नवाब अफजराबान वो भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, तो वो नून लीग में है और वो हर पार्टी के अंदर हर गवर्नमेंट 2-3 साल बाद वो तब्दील करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी, और ये आम चीज़ है बलूचिस्तान के अंदर। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो है वो है वहाँ पे मक्सीज़ का, कि खालिद मक्सी की सूरत में वो बाप पार्टी और बाप की एक्सटेंशन में नून लीग के अंदर एक पाँव उन्होंने रखा हुआ है, मगर बहरहाल वहाँ नादिर मक्सी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ हैं, साहब मक्सी जो हैं वो सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, तो उनका जो है वो मेरा ख्याल पूरी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि सारा मक्सी ख़ानदान ही नून लीग ज्वाइन कर रहा है। मेरा उन्होंने अपनी ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। देखें, अगर आप नवाबजादा सैफ अली मक्सी को देखें जो नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी के बेटे हैं, वो पीपल्स पार्टी में हैं। अच्छा, उनके चचा जो हैं जो नवाबजादा खालिद मक्सी हैं वो बाप के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और एमएनए रहे उन्होंने। उनके दूसरे चचा जो एमपीए रहे हैं नवाबजादा तारिक मक्सी, वो इस वक्त बाप में ही हैं। तो मेरा अपना एक तजिया है और कुछ मालूमात हैं कि बाप को कायम उन्होंने रखने का फैसला किया, तो फिर साथ में ये भी फैसला किया कि नवाबजादा खालिद को कहा कि आप वहीं रहेंगे और आप सदारत के लिए आएंगे और आप कबूल करेंगे। इस वक्त चेयरमैन सेनेट आपके सादिक संजरानी बड़े कोशिश कर रहे थे, बड़े वो एक एस्पिरेंट थे कि वो प्रेसिडेंट बन जाएं उनके बाप पार्टी से, लेकिन उनको कह दिया गया कि आपने इलेक्शन लड़ना भी नहीं है। तो इस तरह वो अनअपोज आए हैं नवाबजादा खालिद, क्योंकि वो चाहते हैं कि आइंदा अगर कोई सेटअप आता है और उस सेटअप को लीड करने वाली पार्टी होगी नून, तो फिर हमारे साथ नून आपका बाप पार्टी भी आ जाएगा, जिनके 3-4 जो भी उनके एमपीएस होंगे, उसमें ये होगा कि हमें डिसीजन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। खालिद मक्सी जो है वो खुद बहुत सॉफ्ट बंदे हैं, बेहतर बंदे हैं, ब्लंट थोड़े से हैं जरूर, लेकिन उनमें जो कुछ है वो कोई सियासतदान नहीं है कि डिप्लोमेसी से काम लें और कनिंग हो, इस तरह नहीं है। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि वो इनके साथ शामिल हैं और नून लीग ने बाप पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया अपने साथ एज ए बी टीम, एज ए आप कह लें कि सेकंड पार्टनर के तौर पर उन्होंने उसको वो कर मेरा तो ख्याल है बाप पार्टी ने नून लीग को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं जो है इट इज अदर वे राउंड वही आप जो कह रहे हैं उसी तरह अदर वे राउंड। ये बताएं कि कोयटा में मैंने कहा क्योंकि लोगों के नाजरीन को हमारे यहाँ ये एक रहता है कि बलूचिस्तान की डायनामिक्स का कम पता होता है, तो इसलिए आपके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि बुनियादी बातें भी कहते रहें कि बिल्कुल नवाबियों की, सरदारों की, इलेक्टेबल्स की एक पूरी इजारादारी तो है। मैं कोयटा शहर के अंदर वहाँ पे नज़रियाती पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट होता है, फिर पश्तून बेल्ट में जो है ख़ास तौर पे JUI और जो फिर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। मकरान की जो बेल्ट है यहाँ पीपल्स पार्टी का एक ज़माने में ये गढ़ होता था, और अभी रिसेंटली जो है साबिर बलोच साहब डिप्टी चेयरमैन भी थे सेनेट के, और नेक्स्ट ऑफ पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने मकरान में ग्वादर जाना है, तो वहाँ से कोई इलेक्टेबल इनके पास आने की नोटेबल इलेक्टेबल है? देखें, अगर आप नोटेबल्स की बात करें और नोटेबल्स के साथ आपको पता है एक और भी बड़ा इशू होता है कि अगर थोड़ी सी वो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कुमक का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव को जब आप उसको 4 व्हील ड्राइव पर लगाएंगे, यानी कोई पुश, कोई किक, अगर तो वो किक और पुश मुयसर हुई उनको, तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके रऊफ रिंद और असगर रिंद के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं।
अगर उनको पुश नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि मकरान में कोई, देखिए डॉक्टर हैदर साहब का आपका एक टाइम था, एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी के लोग उसको मानते थे, पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है वो एक फॉलोअर्स थे। और साबिर बलोच, आज साबिर बलोच इस पोजीशन में नहीं है कि वो सूबाई इलेक्शन के लिए खड़ा हो और 10-15 करोड़ खर्च करे और उसके बाद जो है इतने वोटर्स वो गेन करें। वहाँ एक कॉम्प्रेस वोट बैंक, एमपीए की सीटें पीपल्स पार्टी इतनी ले जाती थी कि अपना सेनेट करवा सकते थी, और ये बहुत बड़ा ये दिन भी आना था, सोचा नहीं जा सकता था आज से 20 साल पहले कि वो स्टेज आएगी कि पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में से 0 सीट, एक भी एमपीए नहीं, एक भी एमएनए नहीं है। तो मुझे तो अब अभी मेरा सेनेट में भी इनका शायद कोई अभी बलूचिस्तान से तो कोई नहीं रह गया। नहीं देखें डिपेंड करता है। जब नवाब असलम रैसानी थे उस वक्त आपको याद होगा, अपने व्यूअर्स को भी मैं याद कराना चाहता हूं कि 8 सीटें उनके टिकट पे 8 सीटें आई थी बशमूल नवाब असलम रैसानी, और इंडिपेंडेंट ने जब शामिल उनके साथ हुए 13 या 14 के उनके सीट बढ़ गए। 22 सीटें थी आपके काफ लीग की। उनको जब उन्होंने काफ लीग ने देखा कि सेंटर में उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, टुकड़ों टुकड़ों में सब आ गए और उन्होंने बैत कर लिया और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। तो ये डिपेंड करता है कि अगर देखें अभी तक जो नजर आ रहा है कि नवाज लीग की हुकूमत बनेगी सेंटर में, कोलिशन गवर्नमेंट, भले जो कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो अब तक जो नजर आ रहा है तो लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ रहा है और लोग जाएंगे उस तरफ। और उसके साथ जितने आपके कोलिशन पार्टनर हैं अपनी अपनी आजाद हैसियत में हो, पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत में, वो उनके साथ आएंगे। तो इस वक्त पीपल्स, उस वक्त 2008 में सेनेटर भी थे पीपल्स पार्टी के। और बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो ये पार्टियों की वहाँ जो वोट आ जाते हैं वो इस परसेप्शन के साथ कि वो गवर्नमेंट में आ रही हैं, वो इलेक्टेबल्स आते हैं और उन इलेक्टेबल्स की वजह से वो सीटें आ जाती हैं। जिस तरह आपने कहा कि असलम रईसानी पीपल्स पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट बन रही थी तो उनकी 8 आ गई, तो अब ये पीटीआई के दरमियान में जब था तो उनकी भी कुछ सीटें चंद आ गई। अब नून लीग की हवा चल रही है तो इनके इम्कान है कि ज़्यादा सीटें आएंगी। इस सारे उसमें अभी तक कहीं भी जो बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी फोर्स हमेशा रही हैं वो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं। ना तो कहीं नेशनल पार्टी नज़र आ रही है, ना अख्तर मेंगल साहब की बीएनपी नज़र आ रही है, और यही हाल जो है पश्तूनख्वा का है कि मुझे महमूद खान अचकज़ई साहब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनकी क्या सूरत हाल है? वो वेट एंड सी कर रहे हैं कि किधर हालात पलटा खाते हैं या दौड़े हुए हैं, मारे हुए हैं, बच रहे हैं? देखिए थोड़ा सा मैं ये बता दूं, आप अगर आईजीआई की हुकूमत थी तो सेंटर में बनी तो जाहिर है मुस्लिम लीग का चर्चा था और आईजीआई के उसमें लोग शामिल हो गए। 1993 में बावजूद इसके नवाब जुल्फकार मक्सी जो है वो मुस्लिम लीग के उस पे थे और वो कहते थे नहीं मैं मुस्लिम लीग के उस पे नहीं, मैं इंडिपेंडेंट कामयाब हुआ हूँ। और पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने एक सेंटर के साथ बड़ा अच्छा एक वक्त गुजारा। 1997 में जब हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने अख्तर मेंगल को कहा कि नहीं आप बने, हम आपके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके बैक में 10 मेंबर उनके थे और उसके अलावा जेडब्ल्यूपी ने उनको सपोर्ट किया। फिर आपके उलमा आ गए। इसी तरह 2002 में 3 में जब इलेक्शन हुआ उस वक्त जाम यूसुफ इसलिए आ गए क्योंकि सेंटर में काफ लीग थे और जनरल मुशर्रफ थे। तो इस तरह ये चीजें चलती हैं। और दूसरा जो आपका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि मुझे नहीं लगता कि कौम परस्त इस वक्त बड़े लूजर मुझे नजर आ रहे हैं। 70 से तो बलोच कौम परस्त हमेशा डिवाइड रहे हैं। पश्तून कौम परस्त में 2 धड़ा रहा। आपका खान समद खान अचकज़ई साहब तो 70s में जब दर्जा मिला बलूचिस्तान को एक प्रोविंस का, तो वो अलग हो गए कि भाई पश्तून भी इसमें रहते हैं, आपने बलूचिस्तान इसका नाम क्यों रखा, हमें अलग सूबा चाहिए। लेकिन वो साथ में फिर रहे और उसके साथ करते रहे, वो सारा कुछ उनका था। लेकिन वो नैब से अलग हो गए। अच्छा, नैब से अलग हो गए, लेकिन अब पश्तून कॉम्परस जो भी थे और वो जहन के रखने वाले लोग
महमूद खान अचकज़ई को एक सिंबल करार देते थे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मेरे नुक्ते नजर ये भी दिन आना था कि महमूद खान अचकज़ई साहब को पिछले इलेक्शन के अंदर एक प्रोविंस में सीट मिली और नेशनल उसके अंदर एक भी सीट नहीं मिली, तो इस दफा भी कोई प्रोस्पेक्ट इस तरह के ही नजर आ रहे हैं? मैं सिर्फ उसको कंप्लीट कर लूं, बिल्कुल आपको अभी ये भी बता देता हूं। और नजरियाती कारकुन अलग हो गए और एक पश्तून कौम में या पश्तून जो ट्राइबल उसमें वो देखते हैं कि एक सिंबल देखते हैं कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब ही अकेले हैं। और साथ में ENP ने थोड़ा सा बेहतर किया और पिछले इलेक्शन में 2018 में उन्होंने 4 सीटें उनकी आई, 1 रिजर्व की और 3 सीटें उनके जो है वो उसमें आई। लेकिन मुझे इस वक्त बड़े लूजर नजर आ रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त टोटली मेरे नुक्ते नजर से वो डिपेंड करते हैं JUI पे और मियां नवाज शरीफ पे। अगर मियां नवाज शरीफ इनको एश्योर करते हैं कि हम आपको क्वेटा की जो मेन सिटी की सीट है हम आपको सपोर्ट करेंगे और JUI साथ में उनको कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, तो उनको उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। JUI का क्विकली बस ये है कि मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो शेयर करते हैं, वो अपनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन वोट बैंक तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो एक ही हल्का है उनका मुकाबला पश्तूनखा का JUI का ही रहता है। प्रेशर बहुत है, प्रेशर आमिर मतीन साहब, प्रेशर बहुत है। उनके जो कारकुन है वो कहते हैं कि हम अपनी सीट जब हम जीत सकते हैं तो हम महमूद खान अचकज़ई को लिए कुर्बान क्यों कर लें। तो ये इसी तरह बलोच कॉन्फ्रेंस, क्विकली मैं आपको सिर्फ बता दूं, BNP जो है वो इस वक्त वो भी मुश्किल में है, जो वो उनकी सीटें जो उनको मिली थी। और एक मुश्किल आया जब कुद्दूस बिजलियों को सपोर्ट किया उन्होंने, जाम कमाल की गवर्नमेंट को हटाकर। कुद्दूस बिजलियों का जो एक एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा, वो सोता रहा, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जो पब्लिक उसमें उनको सपोर्ट मिले। उसकी वजह से शायद उनको एक झटका लगे। नेशनल पार्टी की पोजीशन उनसे थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। लोग ये कहते हैं, पब्लिक ये कहते हैं शायद थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो गया, मुका हो गया, शायद उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए। तो मैं आपको ये आपके जरिए कोशिश करते हैं हम कि सारे बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का अहाता कर लें, मगर एक क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं हम शायद सबक, वो ये कि तमाम नेशनलिस्ट पार्टियां जो हैं इनका जवाल गवर्नमेंट में आने के बाद शुरू हुआ। महमूद खान अचकज़ई साहब भी जब गवर्नमेंट में आए तो उसके बाद से हुआ। अख्तर मेंगल साहब भी 10 वोट पिछली दफ़ा ले गए थे, मगर जितना मर्जी वो आप कहें PDM के ख़िलाफ़ रहे, उसका हिस्सा तो रहे। उस तरह ही नेशनल पार्टी जो है वो जब गवर्नमेंट में पिछली दफ़ा थी तो उसके बाद से उनका तो नेशनलिस्ट पार्टियों का पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे भी यही है कि ANP का जिस तरह KP में हुआ कि ये जब इनका तमाम इनकलाब जब ये ताकत में आते हैं सब खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग के दरमियान जो सियासी रिश्तेदारी है उसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ नून लीग के अंदर से जो इख्तलाफात की खबरें आ रही थी उसकी हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, कुछ दिन पहले भी ये खबरें आ रही थी कि नून लीग के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, मगर वो खबरें कुछ दब गई। फिर खबर ये आई मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह अहकाम दिए कि आप लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, उसके बाद कंपेन और पंजाब में इधर उधर जाना शुरू करेंगे। नून लीग पे बात करने के लिए गालिबन प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनके रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। इन्हीं से बात करते हैं। मैं दानियाल से पूछने से पहले मैं अगर ये ज़रूर कहूँगा कि ये दानियाल साहब से खुद वो अपने जवाब देंगे, मगर इसको आप नून लीग के अंदर की लड़ाई में नहीं डालेंगे। इसका मेरा ख्याल पैराए इसका कॉन्टेक्स्ट और है। मगर मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूं कि इसका एक और तनाजुर ये है कि MQM की और नून लीग की वहाँ पे कराची के अंदर एहसन इकबाल साहब गए हुए थे तो मीटिंग्स हुई।
उसके अंदर हमेशा ये होता है कि जब MQM ने एक तमाम ही पार्टियां ज्वाइन कर चुके हुए हैं, तो जब ज्वाइन करनी होती है, कोई नई कोलिशन बनानी होती है, तो ये वादे लेते हैं, जिसके अंदर इनका हमेशा रहता है सिंध के अंदर प्रॉब्लम कि ये इनको सिर्फ कराची में, क्योंकि हैदराबाद में वोट बैंक है और मकामी हुकूमत में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है और उनकी शिकायत रहती है कि इनको वसाइल और इनको इख्तियारात नहीं मिलते, तो ये वादे लेते हैं। मगर जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो उसके बाद ये कोई ज़्यादा जिक्र नहीं करते, गवर्नमेंट के मज़े लेते हैं, और जब इन्होंने पार्टी बदलनी होती है, छोड़नी होती है, तो एकदम ये याद करा देते हैं कि आपकी हमारे से डील ये हुई थी कि आपने ये करना है। तो मुझे ये तो वादा लगता है। मगर दूसरा इसका एक तनाज़ुर है कि एहसन इकबाल साहब ये सारे वादे करके आए हुए हैं, और एहसन इकबाल साहब से हमें भी ये शिकायत रही है कि बहरहाल वजारत प्लानिंग की ये वज़ीर रहे हुए हैं, तो इन्होंने जो है आज बड़ी बड़ी बातें लोकल बॉडीज़ के हवाले से ये कर रहे थे, मगर इनके दौर में इनकी वजारत की तरफ से, क्योंकि ये सारा कुछ जो है प्लानिंग का डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है कि आपने मुकामी हुकूमतों के लिए क्या वसाइल छोड़ने हैं, तो इनकी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं रही। और ये एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पार्टियों में एक दूसरे पे तनकीद नहीं की जाती, मुस्बत तनकीद नहीं की जाती। तो दानियाल अजीज़ ने उसका एक बड़ा रिएक्शन लिया है कि मैं चाहूँगा वो खुद बयान करें, बताएं कि इसका क्या तनाजुर था। दानियाल प्लीज़। उसमें जी वाज़ेह तौर पर मैंने तो ये सवाल उठाया है कि अगर माजी में जो महंगाई है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में एक नंबर 1 इशू बनता चला जा रहा है, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो सारे कह रहे हैं 70% से ज्यादा जो वोटिंग पब्लिक है जो उन्होंने सर्वे किए, तो उनकी तरफ से ये है कि उनका नंबर 1 इशू इन्फ्लेशन है। तो अगर यही सूरत हाल है तो फिर इसके ऊपर तो हमें कोई ना कोई कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। तो अगर माजी की कारकर्दगी देखें तो उसमें तो एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड थे, और वो अदारा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिसमें सूबाई हुकूमतें भी होती हैं, मरकजी मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, इंडस्ट्रीज, फूड सिक्योरिटी वगैरह, और इनका सिर्फ एक काम है कि ये प्राइस कंट्रोल के ऊपर और प्राइस मैनेजमेंट करें इसकी। तो उसमें पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई, 40% तक CPI गया। हैरानगी की बात यह है कि आज भी जो SPI है, जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो रोजमर्रा की अशिया की 51 आइटम्स पे इंडेक्स बनी हुई है, वो 40% है आज भी। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम तो बिल्कुल निढाल हो गई है इस सूरत हाल से। लोग अपने बच्चे स्कूल से उठा रहे हैं, लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है। तो लोगों को मुस्तकबिल चाहिए कि इसमें से हमने कैसे निकलना है और कैसे उन्होंने अपना सुबह शाम करना है। तो जो इलेक्शन आ रहा है ये वो वक्त है जिसमें ये सवाल जवाब पूछते हैं लोग, तो इसके लिए हमें एक मुस्बत बयानिया चाहिए। और अगर माजी की गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे और उसको नहीं देखेंगे कि इसमें क्या नुकसान क्यों उठाना पड़ा हमें और इसमें बेहतरी कैसे लानी है, तो अगर सारे का खाना खाली है अगर हमारे सोचने वालों को प्लानिंग और डेवलपमेंट साइड की, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा इसका नताइज जो है पब्लिक में। तो इसलिए मैंने इसकी निशानदेही की है कि हमें ये फ्यूचर में सोल्यूशन की बात करनी है अब। और मैं हैरान हो रहा था आज सुन के कि पीपल्स पार्टी वाले भी महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोल्यूशन की कोई बात नहीं सुनी। और मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा एक कलीदी किरदार है इसमें कि इसको एक नेशनल डिबेट में बनाए। अगर ये 70% इशू है और बकाया जो 60% इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर इन 2 इशूज का ये बताएं ना कि इनके पास क्या हल है सारों के पास, चाहे वो PTI हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। और नून लीग का ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि माजी में अगर देखें तो जब भी नून लीग की गवर्नमेंट हुई है इन 16 महीने के अलावा तो लोएस्ट इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान की तारीख में। तो अब ये सूरत हाल है कि इसको आगे जाके कैसे निपटाना है हमने, ये मैं समझता हूँ कि मैं आपसे भी इल्तिजा करूंगा कि इस चीज को एक आधा प्रोग्राम एक आधा सेगमेंट करके ना छोड़ें, ये उगलवाना है सबसे कि भाई आप बताएं आपके अंदर क्या हल है, ये भी बताएं ना कि किस तरह से पहले 6 महीने अब PTI ने पिछली दफा 100 डेज का एजेंडा दे दिया, तो 100 डेज के बाद उन्होंने कहा कि हमें और टाइम चाहिए और महंगाई होती चली गई। अब ये तो नहीं होना चाहिए, आप क्लियरली बताएं ना आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, हम क्या एक्सपेक्ट करें ताकि हम अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। यही जमहूरियत का शेवा, यही खूबसूरती है जमहूरियत की।
हम तो दानियाल साहब बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अपने दस्तयाब हो गए हैं, और प्रिसाइजली हम भी चाह रहे हैं सिर्फ नून लीग से नहीं सारी पार्टियों से कि हमें बताएं कि उन्होंने करना क्या है। सारे ही माजी की बातें कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, दूध शहद की नहरें बहा दी, जिसकी जो अभी आपने जिक्र किया कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो एक्चुअली तकरीबन 42% के करीब है। तो मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था अभी, उसमें आपने मैकियावेली को कोट किया हुआ है कि अगर बादशाह का तयन करना हो उसके दिमाग का अकल का तो उसके इर्द गिर्द लोग देखें। तो लोग तो ऐसे इकबाल ही हैं, अभी भी इसाक डार साहब भी हैं, टीम तो वही है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि इस दफ़ा कोई नई सोच कोई नए लोग आएंगे, तो फिर क्या हम इससे क्या मतलब अखज़ करें? तो हम जब कैंपेन में जा रहे हैं जी, लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें बता दें हम अपने बच्चे कहाँ ले जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए वाकई जो है ना ये जीना मुश्किल हो गया है। तो अगर हमारे पास बेरोजगारी का भी कोई हल नहीं है और अगर हमारे पास महंगाई का भी कोई हल नहीं है, तो ये सिर्फ कह देना कि तनख्वाहें बढ़ा दें, ये तो एक मतलब लॉलीपॉप वाली बात है। कितनी अगर 40% हर साल तनख्वाह बढ़ सकती है, भला कैसी बातें कर रहे हैं ये? मतलब लोगों का तो बिल्कुल मतलब आप ये देख रहे हैं अभी 526 बिलियन 526 अरब रुपए जो है सिर्फ बिजली की चोरी की मद में दिए जा रहे थे। उसके लिए क्या हाल है जिसके पास बिजली का बिल अगर कम होने, अगर 526 अरब रुपए आप पर यूनिट लगाएं तो मेरे ख्याल में पता नहीं 14-15 रुपए एक यूनिट कम हो जाता है। तो वो सिर्फ चोरी की मद में जा रहे हैं। तो इसका अगर हल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर फ्रैंकली अवाम तो इस चीज को तलब कर रही। तो जिसके पास नहीं है वो फिर थोड़ा रिलैक्स करे, ये नहीं कि सिर्फ अपनी माजी की जो है ना वो रंगरलियां बताते रहे कि जी हमने ये किया वो किया। बात ये कि फ्यूचर में तो ये संगीन प्रॉब्लम्स अब लोगों के सरों में मतलब थोड़े की तरह लग रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा आगे साहब, ये बताना पड़ना है। तो ये आप शकरगढ़ में जब आप जाते हैं लोगों से कर रहे हैं तो क्लियरली ये मुश्किल आ रही है। बिल्कुल, लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं जी, और बड़े भरपूर अंदाज से पूछते हैं। आपको अंदाजा नहीं है, वोटर तो गिरबान पकड़ने को फिरता है। जब आप जाते हैं हल्के में, वहाँ मुखालिफ भी बैठे होते हैं, अगर नहीं भी आपका सपोर्टर बात करता तो वो कर देते हैं। तो चीजों के लिए जवाब चाहिए कि भैया हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए। हम मतलब जो रियलिस्टिक हो, जो मीनिंगफुल हो, जो लोग बिलीवेबल हो कि जी वाकई ये है। अगर उनको मतलब सबर का भी आपने फर्ज करें मादा उनको कहना बढ़ाएं तो कितनी देर बढ़ाएं, कब तक ये होगा? चीजें कुछ बताएं ना, कोई टाइम फ्रेम के साथ कि भाई इस तरह से हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना है। वो किधर है वो सारा कुछ? मुझे तो नहीं को फ्रेंकली पीपल्स पार्टी की मैं तकरीरें सुन रहा हूँ, पीटीआई की बातें मैं सुन रहा हूँ टीवी पे सारा कुछ, तो उसमें तो सोल्यूशन की तो मुझे कोई बात नहीं नजर आई। उनकी नहीं, किसी की भी नहीं नजर आई। हम नून लीग से भी ये पूछते हैं, अव्वल तो दस्तयाब कोई नहीं होता, हो तो कोई स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं बताता। मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ दानियाल कि आपसे बड़ी माजी में इस टॉपिक पे बातें होती रही कि ये जो प्राइस कंट्रोल है ये इन्फ्लेशन का एक तो हो गया ना कि जी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई, इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, डिमांड एंड सप्लाई। मगर ये जो एक रविश रही कि जनाब इंतज़ामिया के ज़रिए इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और जो मुझे याद पड़ता है आपका हमेशा आर्गूमेंट रहा है कि जनाब मुकामी हुकूमतों को एम्पावर किए बगैर ये नहीं हो सकता। मैं सही आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस आर्गूमेंट पे? इसका मुकामी हुकूमतों के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन ये ज्यादातर इकोनॉमी एज अ होल का इसका इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया बनता जा रहा है। और इसके लिए जो है ये जब तक हम इस बात को खुले अंदाज में डिबेट नहीं करेंगे और सब अपने अपने सोल्यूशन बता के अपनी तनकीद का बर्दाश्त का मादा जो है वो बढ़ाएं। अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो वो साबित करें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ताकि हम कम से कम एक कोर्स चार्ट करें जिसमें को पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाए। ये वो वक्त है, ये नहीं कि आप ऊपर से बातें सातें करें। एहसन इकबाल साहब को मैं सुन रहा था नारोवाल में, उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे और वो कह रहे थे कि जनाब डॉक्टर हमने बुला लिया है, डॉक्टर का ही मसला था, डॉक्टर आ गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आप हमें डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं कि डॉक्टर के आने से मसला नहीं हल होएगा, प्रिस्क्रिप्शन भी बतानी पड़ेगी। जाहिर बात है जी, डॉक्टर जो अच्छा है वो डायग्नोसिस सबसे पहले अच्छा करता है और डायग्नोसिस के बाद फिर वो ट्रीटमेंट भी बताता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये उगलना पड़ेगा। अब ये इस जो हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के मईशत के, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ बरादरी और ये
जो है ना थाने कचहरी की और डेवलपमेंट की सियासत की बात करके तो डंग टपाओ और आगे चले, लोगों का जीना हराम हो गया। दानियल, आपकी बातों से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि जी हम बड़े अब लाडले बन गए हैं और हमारी आवाज़ चल पड़ी है तो उससे वोट मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है जब तक हम सोल्यूशन नहीं देंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं कहता हूँ कि वो भले वो जो भी सूरत हाल है, लेकिन ये तो करना हमारा मतलब ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम पाकिस्तानी अवाम को एक मुस्बत प्रोग्राम की तरफ माइल करें जिसके ऊपर सबसे पहले हमारा अपना यकीन हो, और दूसरी बात यह है कि उनको हम यकीन दहानी करवा सकें कि ये हम कर पाएंगे। तो वो किधर है? दानियाल, बहुत खुशी हुई आपको सेहतियाब देख के, और मजीद अल्लाह आपको सेहत दे कि आप दरमियान में इनएक्टिव रहे। तो इस तरह की आपकी इनपुट की जरूरत रहेगी, आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम स्मोक के इशू के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, लाहौर से कुछ ज़्यादा, पंजाब से तो वैसे स्मॉग के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं, मगर लाहौर जो है ना वो बड़े ख़तरनाक नहज पे कह सकती हूँ मैं पहुँच गया है। और कल मेरे लिए एक बड़ी तकलीफ दे बात ये थी कि स्मॉग की वजह से जो छुट्टियाँ गवर्नमेंट अपने तई अनाउंस कर रही है, उन छुट्टियों की कटौतियाँ हो रही हैं। वो डेली वेजेस मुलाजमीन हो या वो टीचर्स हो, कोई भी है जो नहीं जा पा रहा इस मसले की वजह से, उसके ऊपर भी कट लगा के उसकी तनख्वाह उसको दी जा रही है। जी, ये लाहौर का सिर्फ मसला नहीं है, ये तो पूरे भी पंजाब का है और कराची के अंदर भी है। ये एवरेज जो रही है 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है 500 तक पहुंचा है लाहौर, AQI जिसे कहा जाता है। 500 400 क्या 300 के ऊपर भी ये SOPs हैं कि ये पैमाना है कि अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो दुनिया भर में, यूरोप में तो क़यामत आ जाती है। बच्चों को स्कूलों से रोक लिया जाता है और ऑफिस बंद हो जाते हैं, घरों से नहीं निकलते। इन्होंने भी अदालत ने करवाया है, वरना यहाँ इंतज़ामिया को या हुकूमतों को ये कभी भी परवाह नहीं रही कि जनाब लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, खांसी, उनके लंग्स तबाह हो रहे हैं, ये कैंसरस चीज़ें उनके जिस्म में जा रही हैं, उनके दिल का नुकसान हो रहा है। और ये लोगों की बताया जा रहा है कि 1-2 साल उम्र कम हो रही है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है लोगों को रहने की, वो यूज्ड टू हो जाते हैं। और आज शुक्र है बताया जा रहा है कि लाहौर में बारिश पड़ी है जी। तो कोई थोड़ा सा, मगर ये पिछले दिनों भी ये समझा जाता है कि बारिश से मसला हल हो जाएगा, तो ये नहीं हल हुआ। अभी भी एक बुनियादी चीज़ जो यहाँ पे लाहौर के अंदर जो ये कर रहे हैं उसके सोल्यूशंस निकाल रहे हैं, नहीं जो कर पा रहे। बड़ी तकलीफदेह बात ये हुई कि अगर साहब दिखा सकें कि ये हाल ही में इन्होंने ये फरदौस मार्केट का जो है वहाँ पे एक ये सड़क नई बनाई है, अंडरपास बनाया गया है। इस पर 10 अरब रुपया खर्चा गया है। एक सड़क के अंदर 10 अरब रुपया खर्चा गया। कितने किलोमीटर की है? कि ये गालबन 12 से 14 किलोमीटर गालिबन? नहीं 12-14 भी नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की टोटल मेरा ख्याल सड़क है। अच्छा। जो कि ये कैवलरी ग्राउंड तक आप देख लेना, मार्केट से कैवलरी तक आती है। मैक्सिमम आप 5 किलोमीटर का लगा सकते हैं। 5 से भी मेरा ख्याल कम होगा। बहरहाल 10 अरब रुपए का ये लगाई गई है। और मैं अभी देख रहा था कि लाहौर का ये इंडेक्स की जो रिपोर्ट आ रही है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो पॉश अमीर इलाकों में है। फॉर एग्जांपल गुलबर्ग में है, फॉर एग्जांपल DHA 8 के अंदर जो है, जो अमीर इलाके हैं वहाँ ज़्यादा है। और वो क्यों है कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। और जब ये आप करते हैं पॉलिसी का एक जो रॉन्ग प्रायोरिटी, गलत तरजीहात ये हैं कि आप सड़कों पे और इस पे कर रहे हैं, ये 10 अरब रुपया आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगाना चाहिए कि वो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बसें ज़्यादा करें आप, ताकि लोग गाड़ियों की बजाय वहाँ पे करें और गाड़ियाँ कम करें। क्योंकि ये इनका अपना गवर्नमेंट का सर्वे आ गया हुआ है कि 70 से 75 के
फीसद के ठीक करीब है। जो पोल्यूशन है वो गाड़ियों की वजह से है। और भाई गाड़ियों तो को चिंची पे क्यों क्रैकडाउन होता है? चिंची का एक लिहाज से ठीक है कि उसकी जो सबसे ज्यादा जो इमिशन नुकसानदेह सल्फर जो होता है वो मोटरसाइकिल में होता है, मगर वो सिर्फ नहीं है। तो आपकी पोल्यूशन तो इस इलाके में हो रही है। बिल्कुल, इसके ऊपर डिटेल से बात करते रहेंगे, एक बड़ा तफसील तलब मौजू है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।